हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मृदा के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है मृदा के अवयव, यानी कि मृदा जो होती है उस मृदा के कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से अवयव उसके अंदर पाए जाते हैं और इनकी क्या क्या उपयोगिता होती है, उन सभी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि मृदा अवयव की अपन बात करें, मृदा के घटकों की अपन बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, मृदा के जो अवयव होते हैं इनको मुख्यतः दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। यानी कि जो मृदा होती है उस मृदा के अंदर मुख्यतः अपन बात करते हैं तो देखो, मृदा के अंदर एक तो होता है ठोस पदार्थ, एक तो होता है ठोस पदार्थ और एक होता है यहां पर रंध्रावकाश। तो दो पदार्थ होते हैं, एक होता है ठोस पदार्थ और एक होता है रंध्रावकाश। देखो, मृदा के अंदर जो कुल ठोस पदार्थ होता है वो मृदा के कुल आयतन का 50% भाग बनाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि मृदा के अंदर ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है, गैस भी पाया जाता है, परंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है वो आपका ठोस पदार्थ होता है, जिसका कुल आयतन मृदा के अंदर 50% होता है। यानी मृदा के कुल आयतन का 50% कौन बनाता है? आपका ठोस पदार्थ बनाता है। और रंध्रावकाश की बात करते हैं तो शेष बचे 50% का निर्माण कौन करेगा? आपका ये रंध्रावकाश करता है। अब बात करें सर कि ठोस पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो देखो भाई, ठोस पदार्थ मृदा के अंदर जो पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मृदा के अंदर जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खनिज पदार्थ और दूसरा होता है आपका यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ। तो दो पदार्थ होते हैं, एक होता है खनिज पदार्थ और एक होता है कार्बनिक पदार्थ। देखिए, खनिज पदार्थ जो होता है ये 45% भाग बनाते हैं और शेष बचा 5% भाग को बनाएगा कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। आगे बात करें अपन यहाँ पर तो देखो, खनिज पदार्थों को भी आगे दो भागों में बांटा गया है और ये जो दो भाग होते हैं इनके पर चर्चा करें तो एक तो होता है क्रिस्टलॉइड और एक होता है कोलोइड। क्रिस्टलॉइड और एक होता है क्या? कोलोइड। इन दो भागों में इसको बांटा गया है। और बात करें अपन कार्बनिक पदार्थों की तो देखो, कार्बनिक पदार्थों को भी अपन दो भागों में बांटते हैं और ये कौन कौन से भाग होते हैं तो देखो, कार्बनिक पदार्थ के अंदर आते हैं ह्यूमस, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, एक तो आएगा ह्यूमस एवं सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ, और बात करें अपने यहां पर तो जीवित सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अपन रंध्रावकाश के बारे में तो रंध्रावकाश में देखो दो प्रावस्थाएं होती है यहाँ पर, इसमें द्रव भी होता है। रंध्रावकाश के अंदर क्या होगा? द्रव भी होगा और गैस भी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो द्रव होता है मुख्यतः वो आपका जल होता है और गैस की अपन बात करते हैं तो इसको अपन मृदा वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा वायु उसको कहते हैं। और बात करें इनके प्रतिशत मात्रा की तो ध्यान रखें, रंध्रावकाश के अंदर बराबर मात्रा में 25% मात्रा में द्रव पाया जाता है
और 25% मात्रा में आपकी गैस पाई जाती है। तो ये तो अपना मृदा के संगठन के बारे में बात यहाँ पर हुई है। क्या मैंने आपको बताया है कि मृदा के जो अवयव होते हैं उनमें अपन बात करें तो मृदा के अंदर ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं, द्रव और गैस पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ कुल मृदा के आयतन का 50% भाग बनाते हैं और जो द्रव और गैस है ये मिलकर 50% शेष भाग को बनाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को द्रव और गैस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रंध्रावकाश कहते हैं। आगे बात करें तो ठोस पदार्थों को भी दो भागों में बांटा गया है, खनिज पदार्थ जो 45% भाग बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थ जो 5% भाग का निर्माण करते हैं। खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलोइड भी होते हैं और कोलोइड भी होते हैं। साथ ही बात करें अपन कार्बनिक पदार्थ के बारे में तो कार्बनिक पदार्थ दो प्रकार के होंगे, ह्यूमस या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ और साथ में जीवित सूक्ष्म जीव। तो ये मृदा के अवयवों से संबंधित एक वर्गीकरण मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें समझा दी है। अब इनको अपन साथ के साथ जो उसमें महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको अपन नोट कर लेते हैं और उसके बाद इन एक एक अवयवों को बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा होता है। मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा होता है। ठोस पदार्थों से घिरा होता है, यानी कि जो 50% भाग होता है मृदा का वो किससे घिरा होगा, ठोस पदार्थों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, चलो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात कर ली है इसकी कि ठोस पदार्थ जो होगा वो 50% भाग बनाता है और शेष भाग कौन बनाएगा, जल व वायु बनाती है। शेष भाग में जल एवं वायु उपस्थित होती है जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रंध्रावकाश अपन कहते हैं। आगे बात करें अपन तो मृदा में जल एवं वायु 50:50 में, मैंने बताया था आपको है ना, 50-50 होती है। 50:50 में होती है जल एवं वायु 50:50 में होती है, परंतु मौसम एवं वातावरण कारकों के कारण मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। यानी कि जल व वायु का अनुपात जो होता है वो यहाँ पर मौसम के अनुसार, इसके अलावा बात करें पर वातावरणीय कारकों के अनुसार ये जो अनुपात होता है तो क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
अब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। वैसे तो मैंने आपके सामने थोड़ा वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है, पर 4 अवयव में बता दूं आप लोगों को। पहला तो होता है खनिज पदार्थ। दूसरे अवयव की बात करते हैं तो ये होता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तीसरा होता है अपना जल, और चौथा होता है मृदा वायु। मृदा वायु। तो इस प्रकार से कुल 4 अवयव जो है मृदा के होते हैं। खनिज पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, जल है और मृदा वायु है। इन चारों के बारे में ये अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। साथ के साथ आप लोग इसको नोट जरूर करते रहें, ताकि आपको आगे भी समझने में, इस चीज को समझने में आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। चलो, तो मृदा अवयवों के बारे में भी बात चल रही है और एक एक करके अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर खनिज पदार्थ से संबंधित। इससे खनिज पदार्थ से संबंधित आगे अपन बात करें देखो इसके बारे में। तो देखो, मृदा में खनिज पदार्थों का आकार व संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। यानी कि मृदा जिन पैतृक पदार्थों से, जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है, उनके अनुसार ही आपके मृदा के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। चट्टान के अंदर जितने मात्रा में खनिज पदार्थ होंगे, उतनी ही मात्रा में खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाएंगे? आपकी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थों की जो मात्रा होती है, ये पैतृक पदार्थों या चट्टानों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले बात तो अपन यही चीज देखेंगे कि मृदा के खनिज पदार्थों का आकार व संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। आगे बात करें अपन यहाँ पर, तो ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। और आगे बात करें अपन, तो ठोस भाग के, जो ठोस भाग आपको बताया गया था मैंने, कुल ठोस भाग, उसके 90% से भी अधिक में खनिज पदार्थ होते हैं। ठोस भाग के 90% से अधिक का निर्माण खनिज पदार्थ करते हैं। करते हैं जो विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। जो विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृत्तिका में इनका अंश पाया जाता है। ठीक है, तो मृदा में
कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका में इनका अंश पाया जाता है, इनका अंश पाया जाता है। आगे बात करें तो मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीय खनिजों, साथ ही बात करें अपन यहाँ पर तो द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है मृत्तिका के अंदर। साथ ही बात करते हैं तो मृदा में बालू व सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज व क्वार्ट्ज या फेल्सपार होते हैं। मुख्यतः क्वार्ट्ज व फेल्सपार बालू व सिल्ट में पाए जाएंगे। तो ध्यान रखें, मृदा में बालू व सिल्ट में अधिक मात्रा में खनिज, क्वार्ट्ज व फेल्सपार पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज व फेल्सपार पाए जाते हैं। मृत्तिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है तथा मृत्तिका अंश में द्वितीयक खनिजों की प्रधानता होती है। द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन व ऑक्सीजन होते हैं। यानी कि मृदा की खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, इसके अलावा बात करें तो आयरन एवं ऑक्सीजन होती है। आयरन एवं ऑक्सीजन होती है। तो इस प्रकार से मैंने खनिज पदार्थों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी है कि मृदा के अंदर जो भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका आकार क्या होगा, उनका संगठन क्या होगा, ये उनके पेट्रल पदार्थों पर निर्भर करता है। यानी जिन चट्टानों के अपक्षय से वो बने हैं उन चट्टानों के संगठन के समान, उनके आकार के समान ही आपके मृदा खनिजों का आकार व संगठन होता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से बनते हैं और ठोस भाग के 90% से अधिक का निर्माण खनिज पदार्थों द्वारा ही किया जाता है। मृदा का जितना भी ठोस भाग होता है उसका 90% का निर्माण कौन करता है? आपके यही खनिज पदार्थ करते हैं जो विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। मृदा के अंदर कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट, मृत्तिका, इन सभी में इनका अंश पाया जाता है। बात करें बालू व सिल्ट के बारे में तो देखो बालू व सिल्ट में अधिक मात्रा में क्वार्ट्ज व फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। और बात करूं मैं मृत्तिका के अंदर तो मृत्तिका के अंदर द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन व ऑक्सीजन होते हैं। तो ये अपनी बात यहाँ पर हो गई है कि मृदा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और इनकी क्या क्या जो है मात्रा यहाँ पर पाई जाएगी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इस प्रकार से मृदा के अवयवों का वर्गीकरण और उसमें सबसे पहला
अवयव, खनिज पदार्थ मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप लोग उस चीज को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।